हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी बाओ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। देखो भैया, आप फिर से हम एक नया इनिशिएटिव कर रहे हैं, यानी कि जो इंस्टा है इनसाइड ऑफ इंडिया, उसका करंट अफेयर्स क्विज अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि अब प्रीलिम्स बहुत नज़दीक आ गया है। सो हम जनवरी 2021 का अभी स्टार्ट करेंगे। बाकी के पिछले जो लास्ट जो दिसंबर है और नवंबर 2020 और अक्टूबर वगैरह का भी हम क्विज डालेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि काफ़ी हिंदू पीआईबी प्रीलिम्स के लिए बनाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस का है, पीआईबी की जो न्यूज़ हैं वो ये समराइज़ करते हैं। देखो, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाई वन, थोड़ा सा ये वीडियो के थ्रू। जब आप सुनेंगे तो आप देखेंगे भी, और आपको माइंड मेंटल सेटअप होगा, क्योंकि आप लिसनिंग भी करेंगे और उसको विजुलाइज भी करेंगे। तो थोड़ा सा वो चीज़ें अच्छे से विजुलाइज रह जाती हैं जब आप सुनते हैं और उसको देखते हैं। तो देखते रहिए, बने रहिए। बाकी का आपकी मर्जी है, बस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा प्यार मिलेगा तो हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा, थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन होगा, जिससे हम थोड़ा आगे बना पाएंगे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। आज पहला वीडियो बना रहा हूँ इसका, इंस्टा करंट अफेयर्स क्विज का। ये क्विज है, बाकी का देखते हैं। कॉपीराइट भी आ सकते हैं, लेकिन देखते हैं उसके बाद क्या होगा। लेकिन हम बनाते हैं अपने लिए भी और आप सबके लिए भी, ठीक है गाइज। तो गाइज यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, मतलब आज इकोनॉमी का है, कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी के हैं। उसके बाद उसके बाद सेकंड पे हम करेंगे कि जो थोड़ा अभी दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। सेकंड पे इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आज कंप्लीट करेंगे इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस और इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे आज, क्योंकि अब जल्दी जल्दी करना है तो थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा। इधर भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। उसके बाद ये जो है, इसके बाद इकोनॉमी का है फर्स्ट, और उसके बाद सेकेंड आपका इकोलॉजी का है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। तो आज 2 चैप्टर करते हैं और बाकी के भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। क्वेश्चन नंबर तो गाइस एक्सप्लेनेशन साथ में है, इसका एक्सप्लेनेशन के साथ ये है, तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गाइस, एक मिनट, थोड़ा पेन नहीं आ रहा है, एक मिनट। तो फर्स्ट नंबर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाउंड रेट्स और बाउंड टैरिफ। यानी कि बाउंड रेट्स और बाउंड टैरिफ क्या है, इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, जनवरी 2021 के क्विज इंस्टा यानी कि इनसाइट्स ऑन इंडिया का कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट वन इज बाउंड रेट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ ड्यूटी। जो बाउंड रेट है गाइस, वो मैक्सिमम रेट ऑफ ड्यूटी है, और दैट कैन बी इम्पोज बाय द इम्पोर्टिंग कंट्री। यानी कि वो क्या है, इम्पोज किया जाता है जो इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्टिंग कंट्री के द्वारा, ऑन किसी भी इम्पोर्टेड कमोडिटी पे। कोई भी इम्पोर्टेड कमोडिटी इम्पोर्ट करते हैं उस पर ये क्या करता है, बाउंड रेट लगाया जाता है। सेकंड क्या है, बाउंड रेट एग्री फॉर एनी कमोडिटी एट WTO। यानी कि जो बाउंड रेट है वो एग्री करता है किसी भी कमोडिटी के लिए, किस पे, WTO में। इज द सेम फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ WTO। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस वन। तो गाइस ये ऑप्शन दिख ही रहेगा, मैं आगे से नहीं दिखाऊंगा ऑप्शन। तो फर्स्ट इज राइट रिगार्डिंग दैट बाउंड रेट्स और बाउंड टैरिफ्स। यानी कि बाउंड रेट जो है वो मैक्सिमम रेट ऑफ ड्यूटी है या टैरिफ है, वो इम्पोज किया जाता है किसके द्वारा, जो कंट्री किसी भी कमोडिटी को इंपोर्ट करता है उसके द्वारा ये बाउंड टैरिफ लगाया जाता है, उसको बाउंड रेट्स भी कहते हैं। सेकंड इज नॉट राइट रिगार्डिंग दिस वन। तो एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा कि बाउंड रेट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ ड्यूटी या टैरिफ्स दैट कैन बी इम्पोज बाय द इंपोर्टिंग कंट्री ऑन एन इम्पोर्टेड कमोडिटी। हेयर ईच कंट्री कमिट्स इटसेल्फ। यानी कि प्रत्येक कंट्री क्या है, वो क्या करता है, कमिट करता है सेलिंग ऑन कस्टम ड्यूटीज ऑन ए सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि कुछ ऐसे सर्टेन नंबर प्रोडक्ट होते हैं जिसपे वो कस्टम ड्यूटी या टैरिफ लगाते हैं। तो दी रेट्स वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ये डिपेंड करता है कौन सा कंट्री कितना लगा रहा है, एंड कमोडिटी टू कमोडिटी। यानी कि जो बाउंड रेट्स है वो क्या करता है, वेरी टू कंट्री, सॉरी वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड कमोडिटी टू कमोडिटी, बट नो कंट्री कैन रेज। यानी कोई कंट्री ऐसा भी है जो क्या करता है, कैन रेज ड्यूटीज विद द बाउंड रेट इट हैज कमिटेड, एंड द रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी एक्चुअली अप्लाइड मे बी लोअर देन द बाउंड रेट। ऐसा भी हो सकता है कि कस्टम ड्यूटी क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए मे बी लोअर देन द बाउंड रेट, एंड बाउंड रेट से भी वो कम रेट पे उस पर क्या करे, कस्टम ड्यूटी लगा दे। तो दैट्स ऑल अबाउट बाउंड रेट्स। सेकंड क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। यानी कि ICOR के बारे में बात कर रहा है। तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द इकोनॉमी एंड द consequent increase in the gross domestic product. Second is the higher of the ICOR, यानी कि incremental capital output ratio, the higher the productivity of capital. Second, third is in the last 10 years the ICOR has seen substantially decline in India. Decline in India. So which statement correct regarding? तो guys C, यानी first is right answer regarding the ICOR. देखो C is the right answer.
यानी कि जो इंक्रीमेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो डोनेट करता है रिलेशन बिटवीन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द इकोनॉमी एंड द कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन द जीडीपी। तो देखिए ICOR इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू ग्रोथ विच इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। द हायर ऑफ द ICOR द लोअर द प्रोडक्टिविटी of capital or marginal efficiency of capital. The ICOR can be thought as a measure of the inefficiency with which capital is used. Financial year 19 में देखा गया कि the implicit incremental capital output ratio was 4.6 and this is relatively high because of deficient capacity utilization, क्योंकि वो हाई था किसकी वजह से, deficient capacity utilize नहीं हो रहा था इसकी वजह से। Historically India average ICOR during the 3 year period of financial year 17-19 has averaged 4.23. तो next question guys, consider the following statement. तो Indian tax revenue remain largely dependent on direct tax collections. और second is among the revenue expenditure made by the center, the interest payment constitute the lowest share. Which above statement is correct regarding the Indian tax revenues? देखो both 1 2 या D कौन सा, D या neither 1 neither 2 होगा, ठीक है सॉरी। तो दोनों ही इसके ऑप्शन गलत हैं, डी यानी कि ना तो पहला सही है ना सेकंड, यानी कि इंडियन टैक्स रेवेन्यू रिमेन्स लार्जली डिपेंडेंट ऑन डायरेक्ट, यानी कि वो क्या है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पे नहीं होता है डिपेंड। एंड जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है मेड बाय द सेंटर द इंटरेस्ट पेमेंट कंस्टिट्यूट द लोएस्ट शेयर, ऐसा नहीं हो, लोएस्ट शेयर नहीं होता है वो। थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसको भी। सिंस एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ दैट इंडियन डू नॉट पे इनकम टैक्स, इंडियन टैक्स रेवेन्यू रिमेन लार्जली डिपेंडेंट ऑन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। तो ये किस पे डिपेंड करता है, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन विच इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस ऑन स्पेंडिंग सच एज GST। दीज इनडायरेक्ट टैक्सेस अकाउंट फॉर ओवर 2/3 ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू, यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है टोटल जो टैक्स है उसका कितना है 2/3 ऑफ रेवेन्यू होता है, 2/3 ऑफ दैट, ठीक है। एंड ओवर हाफ द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर जो है इंडिया गो टुवर्ड्स सब्सिडीज एंड अदर प्रोग्राम में, सबसे ज़्यादा सब्सिडीज में लाइक देखा जाए तो 2017 का अगर देखा जाए तो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट कितना था, 6% ऑफ GDP वेंट टुवर्ड्स, जो हमारा ब्याज देना पड़ता है इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ता है 6% ऑफ GDP देना पड़ता है। हायर प्रोपोर्शन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स आर डायरेक्ट आउटकम्स द डेब्ट लेवल एक्यूमुलेटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट द एक्यूमुलेट होता है इंटरेस्ट पेमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द टर्म है रोरिंग 20। रोरिंग 20 क्या है, डाइट क्वेश्चन है ये है पीरियड ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन द यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप, यानी कि पीरियड ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है। बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग रोरिंग 20। देखो पोस्ट पैंडेमिक द ग्लोबल इकोनॉमी कुड स्पाइरल इनटू 2 एक्सट्रीम वेज। द मोर प्रोबेबल सिनेरियो क्या था, रिजेम्बलिंग द ग्रेट डिप्रेशन एंड ए रादर स्लिम चांस ऑफ रिपीट ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी कि क्या था पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से बात की बात है। रोरिंग 20 जो है दैट्स अबाउट in the US and Niti Aayog told the Parliamentary Standing Committee, ठीक है। The Roaring 20 refer to the decade of the 1920 in the Western society and Western culture. It was a period of economic prosperity with a distinctive culture age in the United States and Europe. So that's all about Roaring 20s. Period of economic prosperity in United States and Europe. Not about 10 डिग्री और ये थोड़ा क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज कर देगा कि ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, वहाँ पे रोरिंग 40s और रोरिंग 60s आता है, इसको चीखता 40 और ये सब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ट्रांसफर पेमेंट, यानी कि क्या है। देखो फर्स्ट वन द पेमेंट विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट इज टू इट्स एम्प्लॉइज, सेकंड द इंटरेस्ट पेमेंट मेड टू फॉरेन कंट्रीज ऑन लोन टेकन्स, थर्ड द पेमेंट विच आर मेड एज फाइनेंशियल एड इन ए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन है गाइस, थर्ड इज राइट आंसर ओनली रिगार्डिंग दैट कॉन्स्टिट्यूट ट्रांसफर पेमेंट, यानी कि द पेमेंट जो है विच आर मेड एज फाइनेंशियल एड इन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, दैट इज द राइट आंसर। बिकॉज जो मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में क्या है, ट्रांसफर पेमेंट इज ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन है किसी इनकम और वेल्थ का बाय मीन्स ऑफ द गवर्नमेंट मेकिंग पेमेंट विदाउट गुड्स और सर्विस बीइंग रिसीव्ड इन रिटर्न, यानी कि बिना गुड्स और सर्विस के इसको रिसीव कर सकते हैं रिटर्निंग में, नहीं उसके रिटर्न में। दीज पेमेंट्स आर considered to be non-exhaustive because they do not directly absorb resource or create output. Example of transfer payments include welfare, financial aid, social security and government subsidy or certain business. That is the right answer about transfer payment include welfare societies, financial and social security. Next question है is share repurchase or buy back, यानी कि वो repurchase किया जाता है is a decision by a company of purchase its own stock from the market. Such is move lead to
फर्स्ट वन, इट रिड्यूस द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ द कंपनी, यानी कि रिड्यूस करता है क्या, आउटस्टैंडिंग ऑफ द शेयर। सेकेंड इज इट टेंड टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ रिमेनिंग शेयर, ये टेंड करता है प्राइस के इंक्रीज करते हैं। और इट इज़ ऑफन अंडरटेक व्हेन द कंपनी शेयर्स आर अंडर वैल्यूड, क्या होता है अंडरटेकन व्हेन द कंपनी शेयर क्या अंडर वैल्यू हो जाते हैं। डी इज द राइट, आप देख ही चुके होगे इसको। तो देखो शेयर बाईबैक क्या है, तो शेयर बाईबैक जो है या शेयर रिपर्चेज जो है इज ए डिसीजन बाई ए कंपनी, यानी कोई भी कंपनी एक ऐसा डिसीजन लेती है टू परचेज इज ओन स्टॉक, यानी खुद के स्टॉक खरीदने के लिए मार्केट से। सच ए मूव रिड्यूस द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ये मूव क्या है, वो क्या करता है, रिड्यूस करता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को ऑफ द कंपनी एंड टेंड टू पुश अप देयर प्राइसेस, और अपने प्राइसेस को क्या करता है, वो पुश कर देता है, यानी कि वो बढ़ा देता है, क्योंकि वो शेयर खुद खरीदेगा तो क्या हो जाएगा, उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। ओपन अंडरटेक व्हेन मैनेजमेंट कंसीडर द कंपनी शेयर एंड अंडर वैल्यूड, तो वो क्या करता है, जो मैनेजमेंट कंसीडर कर लेता है कंपनी के शेयर को अंडर वैल्यूड की तरह, अंडर वैल्यू हो जाते हैं। तो दैट इज ट्रांसफर सरप्लस अर्निंग टू शेयर होल्डर्स एंड टेंड टू लीड टू एन इंक्रीज इन शेयर प्राइसेस, तो वो शेयर प्राइस क्या करते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। इंडियाज नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इंडियाज एवरेज टैरिफ इंक्रीज 14.3% इन फाइनेंशियल ईयर 21, यानी कि 2021 फ्रॉम 13%, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2015 से जो इंक्रीज होके क्या हो गया है इसका, इंडियाज का एवरेज टैरिफ इंक्रीज 14.3 यानी कि 1.3% बढ़ गया है। द कंट्रीज पॉलिसी मेकर्स फ्रिक्वेंटली यूजिंग ट्रेड पॉलिसीज मेजर टू, तो दैट्स इनकरेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो पॉलिसी मेकर क्या करते हैं ट्रेड पॉलिसी में, वो इसलिए करते हैं कि उसका उनका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो एनकरेज करे, बढ़ जाए, एंड उसका कर्व यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, उस पर ज़्यादा असर ना पड़े। तो दैट इज ए एंड बी इज राइट आंसर रिगार्डिंग द एवरेज इंडियाज टैरिफ इंक्रीज, बिकॉज इंडिया एवरेज टैरिफ इंक्रीज इतने परसेंट, कंट्रीज पॉलिसी मेकर फ्रिक्वेंटली यूजिंग ट्रेड पॉलिसी मेजर टू एनकरेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि वो अपना जो घरेलू है डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एंड कर्ब इन्फ्लेशन और महंगाई को कम करने की। तो WTO सेड इन इट्स लेटेस्ट ट्रेड पॉलिसी रिव्यू फॉर एशियाज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो अभी रिसेंटली क्या है, WTO ने ट्रेड पॉलिसी में रिव्यू किया कि एशिया की जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एशिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, किसकी, एशिया ही है, किसकी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑफ बजट फाइनेंसिंग, क्या होता है। देखो ऑफ बजट फाइनेंसिंग जो है, ऑफ बजट फाइनेंसिंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हेन कैलकुलेटिंग फिजिकल इंडिकेटर्स लाइक फिजिकल डिफिसिट, जो फिजिकल इंडिकेटर्स होते हैं लाइक फिजिकल डिफिसिट है, एंड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑन सच स्पेंडिंग इज ऑल्सो रिड्यूस, जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है ऐसे खर्चों पे क्या करता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। नेशनल स्मॉल सेविंग फंड इज द बिगेस्ट सोर्स फॉर द गवर्नमेंट फॉर ऑफ बजट फाइनेंसिंग, यानी कि जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है वो क्या है, बिगेस्ट सोर्स है किसका, गवर्नमेंट की जो ऑफ बजट फाइनेंसिंग है उसका। करेक्ट आंसर पूछा है, सारी करेक्ट है, डी, यानी कि ऑफ बजट फाइनेंसिंग वो क्या है, इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हेन कैलकुलेटिंग, जब वो उसको अकाउंट में लिया था, जब वो क्या है फिजिकल डिफिसिट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, या फिजिकल जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको कैलकुलेट कर रहे हैं। और पार्लियामेंट्री क्या कर सकता है, इसको कम कर सकता है, इसके खर्चों को रिड्यूस कर सकता है। देखो ऑफ बजट फाइनेंसिंग बाई नेचर इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हेन कैलकुलेटिंग फिजिकल इंडिकेटर्स, जब वो फिजिकल इंडिकेटर्स को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, नॉट टेकन इनटू अकाउंट, दीज रेफर टू एक्सपेंडिचर दैट्स नॉट रिफंडेड थ्रू द बजट, तो ये क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर किसके बजट के द्वारा फंडेड नहीं होता। ऑफ बजट फाइनेंसिंग बाई नेचर इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, ये बट बताया ये यार अभी। द गवर्नमेंट बिगिन हार्नेसिंग फंड फ्रॉम आउटसाइड द बजट इज टू सर्विस टू बजट कमिटमेंट सिंस इतने द साइज ऑफ दिस इनिशिएटिव हैज ग्रोन more than twofold in a few years and now nears 1% of gross domestic product GDP. तो ये what begins with food security and off budget financing now caters heavily to a range of core spending areas. Off budget spending may remain high in 2021-22 में ये हाई आने वाला है, बिकॉज रीजन क्यों, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड जो है विच इज़ द बिगेस्ट सोर्स फॉर सच स्पेंडिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेशनल स्मॉल सेविंग फंड इसमें क्या गया, स्पेंड किया गया, इज ग्रोअर फास्टर देन एवर दिस ईयर, और लास्ट ईयर जब से सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला है स्मॉल सेविंग फंड इस बार, इन ए ईयर व्हेन एवरेज इनकम्स हैव नॉट ग्रोन मच पीपल हैव पोर्ड मनी इनटू सेविंग फॉर सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि अपना पैसा क्या सोशल सिक्योरिटी में मनी सेव कर रहा है। और बजट फाइंडिंग इन फाइनेंशियल ईयर, ये रिवेन्यू स्पेंड किया गया था, आप देख सकते हो एक बार कि डेफर्ड फर्टिलाइजर्स एरियाज बिल थ्रो स्पेशल बैंक अरेंजमेंट कैपिटल स्पेंडिंग भी हुई थी इसमें, तो आप देख सकते हैं एक बार।
तो पॉज करके भैया देख लीजिए एक बार। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैड बैंक। व्हाट इज द बैड बैंक? ये न्यूज़ में काफ़ी टाइम से। बैड बैंक इज एन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ये, दैट टेक्स ओवरऑल द बैड लोन्स ऑफ कॉमर्शियल एंड बैंक, मैनेज देम एंड फाइनली रिकवर द मनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बैड बैंक इज आल्सो इन्वॉल्व इन लैंडिंग एंड टेकिंग डिपॉजिट्स। ये तो गलत है क्योंकि बैड बैंक का काम ये नहीं है। हाँ, राइट आंसर इज ये, फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज, बिकॉज इसको लैंडिंग और डिपॉजिट्स का ऐसा कोई काम नहीं है। फर्स्ट वन इज राइट। द आइडिया ऑफ सेटिंग बैड बैंक इज रिजॉल्व द ग्रोइंग पर प्रॉब्लम। एनपीए की प्रॉब्लम को सॉर्ट करता है। लॉन्स होते हैं जो बोरोवर लेते हैं, जो डिफॉल्टेड हो जाते हैं, उनके लिए क्या है भैया, वापस टेबल पे आओ, वापस इनको वापस करो। इसके लिए बैड बैंक का काम है इसको रिजॉल्व करना। बैड बैंक होते हैं वो एआरसी होते हैं, यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं इनको। ओवर द बैड लोन्स ऑफ कमर्शियल बैंक, मैनेज देम एंड फाइनली रिकवर द मनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक कुछ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में उसको क्या करते हैं, रिकवर कर लेते हैं। दैट बैड बैंक इज नॉट इन्वॉल्व लैंडिंग एंड टेकिंग डिपॉजिट्स, तो दैट नॉट इन्वॉल्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज क्या हैं? समटाइम्स यू न्यूज इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। देखो, रिसोर्स रेज बाय द पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिटी जो होती हैं उनके द्वारा ये किया जाता है थ्रू लॉन एंड इक्विटी। किसमें? लॉन एंड इक्विटी के थ्रू। ठीक है, रिसोर्स रेज बाय द पीएसयूज थ्रू लॉन्स एंड इक्विटी। तो दैट इज द राइट आंसर अबाउट IEBR, इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स is regarding to resource raised by the PSUs through loans and equity. So, a big part of the union government spending comes from outside the budget, which is referred to extra budgetary resources, like resources raised by the PSUs through profit, loan and equity की उस फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिजर्व SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट। तो द SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज एन इंटरेस्ट बियरिंग इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स। रिजर्व एसेट्स होते हैं क्रिएटेड बाय द IMF एंड द वैल्यू ऑफ द SDR जो है इज नॉट सेट बाय द, यानी कि जो वैल्यू ऑफ SDR है वो IMF सेट नहीं करता है, रादर इट इज डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट। इट कैन बी हेल्ड एंड यूज बाय मेंबर कंट्रीज, प्राइवेट एंटिटीज और इंडिविजुअल्स। देखो, इनकरेक्ट पूछा है इसमें, ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन एग्जाम्स में। करेक्ट और इनकरेक्ट में हम एक दो क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो इनकरेक्ट रिगार्डिंग फर्स्ट वन इज राइट, क्योंकि SDR को जो बियरिंग करता है उसको रिजर्व एसेट वो IMF ही करता है, तो फर्स्ट वन इज राइट, सेकेंड और थर्ड इज रॉन्ग, तो सी इज राइट आंसर। SDR जो है इंटरेस्ट बियरिंग इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स है। IMF ने 1969 में किया था भैया, सप्लीमेंट अदर रिजर्व एसेट्स ऑफ मेंबर कंट्रीज के लिए। SDR इज बेस्ड ऑन ए बकेट या बास्केट जो भी आप बोलते हो। इंटरनेशनल करेंसीज कंप्राइजिंग ऑफ US डॉलर है, जापानीज येन, यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग, चाइनीज रेनमिबी। इट इज नॉट ए करेंसी नॉर ए क्लेम ऑन द IMF बट इज potentially a claim on freely usable currency on IMF members. The value of the SDR is not directly determined by supply and demand, यानी वो डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं होती है, बट इट इज सेटल्ड बाय द डेली। IMF इसको डेली करता है, ना कि सप्लाई और डिमांड पे। तो सेकंड और थर्ड गलत हो गए। बेसिस ऑफ मार्केट एक्सचेंज, यानी कि मार्केट का रेट क्या है, उसका एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है बिटवीन द करेंसीज के बीच में, दैट डिपेंड ऑन SDR बकेट। इट कैन हेल्प बी एंड यूज बाई मेंबर कंट्रीज एंड IMF एंड सर्टेन डेजिग्नेटेड ऑफिशियल एंटाइटल्स आर कॉल्ड प्रिस्क्राइब होल्डर्स, बट इट कैन नॉट बी हेल्ड फॉर एग्जाम्पल्स बाई प्राइवेट एंटिटीज और इंडिविजुअल्स। तो ये क्या है, कोई भी जो है इसको प्राइवेट एंटिटीज या इंडिविजुअल हैंडल नहीं कर सकता, इट कैन नॉट बी हेल्ड। सो नाउ स्टेटस टू एज ए रिजर्व एसेट्स ड्राइव फ्रॉम द कमिटमेंट ऑफ मेंबर्स और टू होल्ड एक्सेप्ट एंड ऑनर ऑब्लिगेशन डिनोमिनेटेड इन SDR. The SDR also serve as the unit of account of the IMF and some other international organizations. So that's all about SDR and IMF. तो सेकेंड और थर्ड गलत। द scheduled commercial banks NPA can be recovered through which of the following channel? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो सारी सही है, इसमें लोक अदालत कर सकती हैं, यानी कि NPA का जो रिजोल्वमेंट है या उसको रिकवर कौन कर सकता है, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, लोक अदालत कर सकती हैं। डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल DBRT है, सरफेसी एक्ट 2002 ये भी कर सकता है, और IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 ये भी कर सकता है। तो दैट इज ऑल अबाउट राइट इज रिगार्डिंग टू NPA, नेशनल क्या होता है, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट गाइस, सॉरी दिमाग कहीं और ही चल रहा है लग रहा है। देखो, रिकवरी थ्रू वेरियस मैकेनिज्म दिखा देता हूँ थोड़ा सा। 18-19 में कितनी रिकवरी परसेंटेज हुई है, दैट देख सकते हो आप। ये DRT के थ्रू कितना हुआ है, और ये सरफेसी एक्ट का है, ये DRT का था, ये IBC के थ्रू हुआ है, ये सब ठीक है, और ये लोक अदालत के थ्रू हुआ है, 4% की रिकवरी रही है। सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो IBC इंश्योरेंसी बैंक कोड 2016 है, उसमें हुआ है, और 2018-19 में भी यही सब है। तो सबसे ज़्यादा IBC ने किया, अगर ऐसा आता है इसको हायरकी में पूछता है सबसे,
उसके बाद सरफेसी एक्ट 2002 के थ्रू, उसके बाद लोक अदालत में डीआरटी इतना काम नहीं करा, ये लास्ट नंबर पे। तो आप देख सकते हो उसका प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग का जो है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सेक्टर्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज इन द लास्ट 5 ईयर्स, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है कि लास्ट 5 ईयर में गवर्नमेंट ने कितनी सब्सिडी दी है। फर्स्ट फर्टिलाइजर सब्सिडी, सेकंड फूड सब्सिडी और थर्ड इज पेट्रोलियम सब्सिडी। तो गाइज ये बात तो आपको सबसे ज़्यादा पता है कि भैया फूड सिक्योरिटी पे गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च करती है, यानी कि पीडीएस जो होता है उसमें चावल 2 रुपये किलो, सॉरी गेहूँ 2 रुपये किलो, चावल 3, 4, 5 रुपये किलो करीब जमता है। नंबर 2 पे है गाइज फर्टिलाइजर सब्सिडी भी देती है किसानों के लिए, और थर्ड वन पे पेट्रोलियम सब्सिडी। तो राइट आंसर इज रिगार्डिंग दो हायरकी ऑफ सब्सिडी 213, यानी कि फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी और पेट्रोलियम सब्सिडी। तो इनका रेशियो भी आप देख सकते हो, पीआईबी का ये बजट 2020-21 की हिसाब से सबसे ज़्यादा फूड सब्सिडी पे हुआ है, उसके बाद फर्टिलाइजर, उसके बाद पेट्रोलियम, फिर सबसे ज़्यादा उसके बाद इंटरेस्ट पे भी है और अदर्स हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस रिगार्डिंग, हाँ एमएसपी से रिगार्डिंग है। तो देखो कॉमर्शियल क्रॉप्स आर नॉट कवर्ड अंडर एमएसपी। जो कॉमर्शियल क्रॉप है ये कह रहे हैं कि वो क्या है, एमएसपी कवर्ड नहीं करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इफ एमएसपी इज मेड लीगली बाइंडिंग, नो क्रॉप कैन बी परचेज बिलो द एमएसपी बाय द प्राइवेट बायर्स। वो कह रहे हैं कि अगर वो बाइंडिंग है लीगली, कोई भी क्रॉप क्या है परचेज नहीं की जाएगी, किस पे नहीं कर सकते हैं आप, बिलो एमएसपी से नीचे, अगर वो लीगली बाइंडिंग है। द मार्केटेड सरप्लस फॉर ऑल द क्रॉप्स कवर्ड अंडर एमएसपी इज मोर देन 50%। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि मार्केट जो सरप्लस है सारी क्रॉप्स के लिए क्या है, एमएसपी के मोर देन 50% नहीं होना चाहिए। तो रिगार्डिंग आंसर सी इज द राइट आंसर, यानी कि एमएसपी इज मेड लीगली बाइंडिंग, नो क्रॉप कैन बी परचेज बिलो द एमएसपी बाय द प्राइवेट बायर्स। थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं, एमएसपी बी मेड लीगली बाइंडिंग, तो देयर आर 2 वे इट कैन बी डन। क्या 2 रास्ते हैं अगर उसको लीगली बाइंड किया जाए। फर्स्ट वन, द फर्स्ट इज टू फोर्स प्राइवेट बायर्स टू पे इट, यानी कि उसके लिए क्या है, प्राइवेट बायर क्या है उसको फोर्स कर सकते हैं, किसके लिए, बाई करने के, पे करने के लिए। इन दिस केस नो क्रॉप कैन बी परचेज बिलो द एमएसपी एंड विच वुड आल्सो एक्ट एज द फ्लोर प्राइस फॉर बिडिंग ऑन मंडी ऑक्शंस। ठीक है, सेकंड रूट क्या है कि ऑफ कोर्स जो है द गवर्नमेंट इटसेल्फ बाइंग द एंटायर क्रॉप दैट फार्मर्स ऑफर एट द एमएसपी, किस पे, एमएसपी पे ऑफर करेगा। तो लाइक कॉमर्शियल क्रॉप लाइक कॉटन, कोपरा एंड रॉ जूट आर कवर्ड अंडर एमएसपी। सारी जो कॉमर्शियल क्रॉप है उसमें सारी, यानी कॉमर्शियल क्रॉप आर नॉट कवर्ड, नहीं नॉट कवर नहीं, कवर की जाती हैं, तो दैट इज रॉन्ग। जैसे कॉटन है, कोपरा है, ये इंपॉर्टेंट है, कॉटन, कोपरा और रॉ जूट जो कच्चा जूट है वो कवर किया जाता है एमएसपी में, कॉटन, कोपरा एंड रॉ जूट। और मार्केट सरप्लस देखा जा रहा है रेशियो पे डिफरेंट रेट ऑफ क्रॉप्स के लिए, ये होता है बिलो 50% फॉर रागी, 65 to 70% बाजरा के लिए है, जैसे पर्ल है, मिलेट है आदि, एंड ज्वार के लिए है, sorghum के लिए to 75% फॉर व्हीट एंड 80% फॉर पेडी, 85% द शुगर केन और 94% फॉर कुछ पल्सेस एंड 95% फॉर कॉटन आदि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई जो है इज वेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी अंडर द प्रोविजन ऑफ एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एक्ट। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड अचीव ग्रोथ एंड द इन्फ्लेशन टारगेट इज सेट बाय द आरबीआई इन कंसल्टेशन, गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एवरी 5 years। तो विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग करेक्ट, तो बी इज द राइट आंसर गाइस, बी इज राइट बिकॉज फर्स्ट इज रॉन्ग एंड थर्ड इज रॉन्ग। सो सेकंड इज नॉट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी क्या कि मेंटेन करो भैया प्राइस स्टेबिलिटी और उसकी कुछ ग्रोथ को अचीव करो। आरबीआई क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी, इसके अकॉर्डिंग, फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ना ही उसका इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो रिजर्व करती है, सेट करती है रिजर्व आरबीआई। देखो मॉनेटरी पॉलिसी रेफर टू द पॉलिसी द सेंट्रल बैंक विद रिगार्ड टू द यूज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट अंडर इट्स कंट्रोल टू अचीव गोल्स अप्लाई द एक्ट ऑफ आरबीआई। आरबीआई इज वेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी, किसके, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्सप्लिसिटली मैंडेट अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। द प्राइस स्टेबिलिटी इज नेसेसरी प्री-कंडीशन टू सस्टेनेबल ग्रोथ। इन May 2016, यानी कि 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 was amended to provide a statutory basis for the implementation of the flexible and inflation target framework. The amended RBI Act also provide for the inflation target to be set by the Government of India in consultation with the Reserve Bank once in every 5 years. Got it, guys? And the central government has notified in the official gazette 4% of the CPI inflation as the target
फॉर द पीरियड फ्रॉम 5 अगस्त 2016 टू मार्च 31 2021 विद द अपर टॉलरेंस लिमिट ऑफ 6% एंड लोअर टॉलरेंस लिमिट प्लस, यानी कि ये प्लस माइनस 4% रखा है इसको, उसमें क्या है प्लस माइनस 2 हो सकता है, यानी कि या तो वो मिनिमम 2 होगी या मैक्सिमम 4 होगी। ठीक है गाइस, और देखना आरबीआई एक में 2000 फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क वाज गवर्न बाय ये एग्रीमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बिटवीन द गवर्नमेंट एंड आरबीआई इन फरवरी 2015। देख लीजिएगा एक बार और। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियाज इकोनॉमी इज शोइंग डिसिसिव साइन ऑफ वी शेप रिकवरी इन 2021, व्हाट डज वी शेप रिकवरी मीन, यानी वी शेप रिकवरी मीन का मतलब क्या है, तो बी इज राइट आंसर। इकोनॉमी अगर बात करें वी शेप का मतलब इस तरीके से, ये कह रहे हैं इकोनॉमिकली जो है क्विकली रिकूप्स होगी लॉस्ट ग्राउंड एंड गेट्स बैक टू द नॉर्मल ग्रोथ ट्रेंड, यानी कि वो क्विकली क्या हो गया, उसको रिकूप किया जाता है, उसका जो लॉस्ट है, जो ग्राउंड लॉस्ट हो गया है, एंड गेट बैक टू द नॉर्मल ग्रोथ ट्रेंड इज द राइट आंसर द अवार्ड वी शेप रिकवरी इन 2021। देखो ये कैसे रिकूप लॉस्ट ग्राउंड एंड गेट्स बैक टू द नॉर्मल ग्रोथ ट्रेंड। प्री कोरोना बेस लाइन है ये, जो ये वाली है यहाँ पे थोड़ा स्टक हो गया था, ये जीडीपी का है हमारा, और ये जो है हमारा नीचे जो है टाइम है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से ये इस तरीके से हुआ, और यहाँ पे कोरोना टाइम था, कोरोना का काल है ये दिस वन, तो ये क्या हुआ थोड़ा सा स्टक कर गया, नीचे चला गया, स्टक चला गया, फिर से इसने धीमे धीमे रूटीन पकड़ा और फिर से ये अपनी बेस लाइन को पकड़ लेगा, तो दैट इज कॉल्ड बी शेप रिकवरी एंड दिस इज द टाइम ऑफ कोविड। किसका? कोविड टाइम। तो जेड कुछ और रिकवरी है जो देख लो एक बार। जेड शेप रिकवरी क्या होती है? द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो इन विच द इकोनॉमी क्विकली राइजेज लाइक ए फोनिक्स, ये मैंने उसमें भी कराया है जो आरटीएम कराते हैं हम लोग। आफ्टर ए क्रैश, यानी कि क्या है वो, जैसे कोई भी इकोनॉमी तुरंत कोलैप्स कर जाती है, तुरंत क्रैश कर जाती है, उसके बाद तुरंत वो क्या करती है, फिर से एक बार जल्दी से रिकवर हो जाती है। इट मोर देन मेक अप फॉर लॉस्ट ग्राउंड, यानी कि रिवेंज बाइंग आफ्टर द लॉकडाउन और लिफ्टेड बिफोर सेटलिंग बैक टू द नॉर्मल ट्रेंड लाइन, दस फॉर्मिंग ए जेड शेप चार्ट। इस तरीके से होता है, ऐसे हुआ फिर ऐसे आया, जब कोई कोविड-19 का टाइम हुआ फिर से उसने उसको इस तरीके से पकड़ लिया। नाउ यू शेप रिकवरी इज सिनेरियो इन विच द इकोनॉमी आफ्टर फॉलिंग स्ट्रगल एंड मडल्स अराउंड ए लो ग्रोथ रेट फॉर सम टाइम बिफोर राइजिंग ग्रेजुअली टू यूजुअल, यानी कि इस तरीके से है। और ये टाइम जो अगर यहाँ पे आया, ये कोविड-19 का टाइम है, फिर से उसने अपने आप को, ये यू शेप है। ए डब्ल्यू सी रिकवरी ये डेंजरस क्रीचर, ये थोड़ा ज़्यादा डेंजर है, यानी कि ग्रोथ फॉल्स, पहले ग्रोथ गिर गया, फिर थोड़ा उठा, फिर गिर गया, फिर थोड़ा उठा, यानी ये तरीके से तो थोड़ा सा टाइम लेता है काफ़ी। इस फॉल्स बिगिन बिफोर रिकवरिंग येट अगेन एंड दस फॉर्मिंग बाई डब्ल्यू लगली, यानी कि डब्ल्यू लाइक चार्ट। नेक्स्ट है एल शेप रिकवरी इज द वर्स्ट केस सिनेरियो इन विच ग्रोथ आफ्टर फॉलिंग स्टैग्नेट्स एट लो लेवल्स एंड डज नॉट रिकवर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये बहुत टाइम लेती है, क्योंकि एक बार गिर जाती है तो फिर एक बार इस पर स्टैग्नेट हो जाती है इस तरीके से, ये तो वो उसी पर चलती रहती है और बहुत टाइम लेती है इसको। तो दैट इज ऑल अबाउट यू वी डब्ल्यू एल डब्ल्यू के जेड, जो भी वट देख लेना आप, इस तरीके की रिकवरी है, एक बार खुद से देख लीजिएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट रिकवरी जो है। बट हमारी जो इस समय हमारा जो इंडियन जीडीपी इंडियन ग्रोथ रेट है, वो बताया जा रहा है कि भैया वी शेप रिकवरी हो रही है, यानी कि पहले हम लोग इस सिनेरियो में थे, यहाँ कोविड का दौर आया और फिर उस तरीके से हम इस तरीके से, यहाँ पे कोविड दौर आया तो हम नीचे आ गए, फिर अब हम तो जल्दी जल्दी रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। एक केस शेप रिकवरी भी होती है गाइस, उसमें क्या है, कुछ फॉर्म जो होती हैं, लाइक जो डिजिटल फॉर्म है, जहाँ पे पैसे का डिजिटलाइजेशन होता रहता है, लाइक बैंकिंग सर्विस हैं या उस तरीके के सिनेरियो हैं जहाँ पे आईटी सेक्टर है, तो यहाँ पे क्या है वो रिकवर कर जाती है। बट कुछ सिनेरियो है जो कि ये वाला फॉर्म जो होता है, यहाँ पे क्या है कि वो जैसे टूरिस्ट हैं या रेस्टोरेंट हैं या टूरिज्म इंडस्ट्री, ये सब क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, उन्हें टाइम लगता है इस चीज़ से उभरने में, बिकॉज लोग जल्दी से उसको क्या एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा साइमल्टेनियस नहीं हो पाते, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कंसीडर द फॉलोइंग ऑफ बजट बोरोइंग की बात हो रही है। ऑफ बजट बोरोइंग आर लोन टेकन बाय एनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन क्या लोन लेता है ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके डायरेक्शन पर, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑफ बजट बोरोइंग हेल्प कीप द कंट्रीज फिस्कल डिफिसिट विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स। अगर ऐसा होता है कि ऑफ बजट बोरिंग जो है वो किस में हेल्प करती है, कंट्री का जो फिस्कल डिफिसिट है उसको एक्सेप्ट विद इन लिमिट के साथ, ठीक है। ऑफ बजट जो सिनेरियो है वो क्या है, इससे फाइनेंसिंग is not part of the calculation of the fiscal indicator that does not have any fiscal implications and the public sector banks can fund off budget expenses। जो public sector बैंक है वो क्या कर सकते हैं, फंड कर सकते हैं ऑफ बजट। तो which statement is correct regarding that, तो देखो 1 2 4 is right, B is right answer, third is wrong because off budget financing is not a part of the calculation।
डज नॉट हैव एनी फिजिकल इम्प्लीकेशन। तो 1 to 4 यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक फंड कर सकते हैं और बजट एक्सपेंसेस के लिए। और दूसरा क्या, और बजट बोरोइंग हेल्प कीप करता है वो फिजिकल डिफिसिट को मेंटेन रखने में। और ये क्या है, कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है डायरेक्शन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो और बजट बोरिंग एक लोन उस तरीके से वो ले लेते हैं, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सिनेरियो होता है। और बजट बोरिंग आर लोन दैट आर टेकन नॉट बाय द सेंटर डायरेक्टली बट बाय अनदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, यानी डायरेक्ट सेंटर नहीं लेता है उसको, क्या है, कौन लेता है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन विच बोरो ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन लेता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट करती है। सच बोरिंग आर यूज टू गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर नीड्स है उसको कंप्लीट करता है ये। और जैसे बताया कि इंक्लूड करता है नेशनल फिजिकल डिफिसिट को भी ये कहीं ना कहीं मेंटेन करता है। लोन इट हेल्प कीप द कंट्रीज फिजिकल डिफिसिट को क्या है, एक्सेप्टेबल लिमिट पे ये मेंटेन करके रखता है। सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी 2019 में, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि भैया दिस रूट ऑफ फाइनेंसिंग पुट मेजर सोर्स ऑफ फंड्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट, एंड ये जो इस तरीके का रूट है वो क्या है, आउटसाइड है तो कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट से। सच ऑफ बजट फाइनेंसिंग इज नॉट पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द फिजिकल इंडिकेटर डेस्पाइट फिजिकल इम्प्लीकेशन। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि जो पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द फिजिकल इंडिकेटर नॉट, इसके बावजूद भी क्या है, फिजिकल इम्प्लीकेशंस कहीं ना कहीं इम्प्लीकेट हो जाते हैं। द गवर्नमेंट कैन आस्क एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज रेज द रिक्वायर्ड फंड फ्रॉम द मार्केट थ्रू लोन्स और बाई issuing bonds, and that all about presentation under half the amount of budget and food subsidy bill to Food Corporation of India. The shortfall was made through a loan from the National Small Saving Bond. Public sector banks are also used to fund off budget expenses. For example, loan from PSUs bank were used make up for the shortfall in the release of fertilizer subsidy. तो एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। द एक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, बोरोइंग ऑफ PSUs, लोन टेकन फॉर द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ द बैंक। एक्चुअल लाइबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस मिनिस्टर, ये गलत है। तो ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दैट, यानी कि बोरोइंग बाय PSUs एंड लोन टेकन फॉर द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स, एक्चुअल लाइबिलिटी। तो देखो, एडिशन बोरोइंग बाय PSUs द एक्चुअल लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट वुड इंक्लूड लोन टेकन फॉर द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट्स एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट एंड कॉज रिडक्शन इन लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का है, एनबीएफसी से नेशनल बैंक फाइनेंशियल कंपनीज क्या है, ऑल द एनबीएफसी आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। द डेजिग्नेशन ऑफ सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट इज एप्लीकेबल फॉर बैंक एंड नॉट फॉर एनबीएफसीज, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस वन। तो देखो गाइस, डी ना तो फर्स्ट है ना सही, नॉट, बिकॉज एनबीएफसी क्या है, डज द रिजर्व बैंक रेगुलेट ऑल फाइनेंशियल कंपनीज। देखो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग, सब ब्रोकिंग, वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज, निधि कंपनीज, insurance companies and chit fund companies are NBFCs, but they have been exempted from the requirement of registration under the section 45 IE of the RBI Act 1934 subject to certain condition. That's all about NBFCs. यानी कि सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट दिखाया जाता है NBFCs whose assets साइज होता है 500 करोड़ और मोर, ज़्यादा भी हो सकता है, एज पर लेट लास्ट ऑडिट बैलेंस शीट और कंसिडर्ड एज सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट NBFCs. The rationale for such classification and that activity of such NBFCs will have a bearing on the financial stability of the overall company. That's all about systematically important of NBFCs. देखो अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटेड बाय द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 1, हाउस फाइनेंस कंपनी, मर्चेंट बैंक कंपनी, वेंचर कैपिटल फंडीज, नन ऑफ द अबव। यानी कि अगर बात करें जो रेगुलेट है आरबीआई, इनमें से किसको रेगुलेट करता है, किसी को नहीं करता। हाउसिंग जो फाइनेंस कंपनी है वो रेगुलेट करता है एनएचबी, यानी कि नेशनल हाउस बैंक। मर्चेंट बैंकर और वेंचर कैपिटल फंड को स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स को उसको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इंश्योरेंस कंपनी रेगुलेट करता है एडा, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी। कुछ चिट फंड कंपनियां उनको रेगुलेट करती हैं रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, एंड निधि कंपनीज को रेगुलेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो निधि कंपनी उनको एमसीए करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Companies that do not financial business but are regulated by other regulator are given specific exemption of the RBI from its regulator. That's all about. Consider following statement. Disinvestment जो है can either reduce the government share in the public sector undertaking or transfer that ownership of the PSUs altogether to the higher bidder. यानी कि जो हायर बिडर है, हाईएस्ट बिडर, उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट under the Ministry of Finance is tasked with managing at the center investment in the PSUs. Third, in the last 5 years the government has been
unable to meet the investment targets is wanted at the start of the year. Which statement is correct regarding the first and second? And third is wrong answer about that disinvestment. देखो डिसइन्वेस्टमेंट क्या है गाइस? यूनियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है सेवरल पब्लिक सेक्टर अंडर यानी पीएसयूज में, सच एज एयर इंडिया, ठीक है, भारत पेट्रोलियम, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, सिंस इट इज द मेजोरिटी शेयर होल्डर, मीनिंग दैट इट ओन मोरली देन 51% ऑफ द शेयर्स. तो दैट सेंटर कैन रेज मनी थ्रू द लिक्विडेशन ऑफ इस शेयर होल्डिंग इन दीज पीएसयूज, यानी कि जो रेज मनी है थ्रू द लिक्विडेशन, वो लिक्विडेट करते हैं इसको किसमें, कुछ शेयर होल्डिंग इन दीज पीएसयूज जो पब्लिक सेक्टर जो है अंडरटेकिंग्स, एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम आदि इसमें. Such assets sales can either reduce the government share, like what it attempt to with the public listing of Life Insurance Corporation in 2020. It can also transfer the ownership of the firm altogether to the highest bidder. जो सबसे ज़्यादा बोली लगा रहा है उसके लिए क्या उसको ट्रांसफर करते हैं. Like all PSUs work under different department and ministry within the government. However, the Department of Investment and Public Asset Management, यानी कि DPAM, under the Ministry of Finance is tasked with the managing the centers investment in the PSUs. Sale of the centers assets falls within the mandate of DPAM, यानी कि जो DPAM है, यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंडर में ये मैंडेट करते हैं. देखो 2000 ईयर इन्वेस्टमेंट का देख लो, ये एक्चुअल चार्ज हैं सारे बने हुए इस तरीके से, ठीक है. 2021 में ये हुआ है इतना, और ये सब इतना है, ये जो CGS है कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट से. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट की बात हो रही है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 22, काफ़ी लंबा होने वाला है ये सेशन गाइस. तो गाइस, तो RBI प्राइमरी फैक्टर इन रिटेल इन्फ्लेशन वाइल मेकिंग इट्स बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी. सेकंड क्या, यानी कि RBI की जो प्राइमरी फैक्टर्स हैं वो क्या है, रिटेल इन्फ्लेशन, इन रिटेल इन्फ्लेशन, जबकि मेकिंग इट्स बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी. ए ब्रॉड बेस्ड डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी कैन लीड टू राइज इन इन्फ्लेशन, यानी कि अगर देखा जाए ब्रॉड बेस जो है, मतलब डोमेस्टिक यानी कि घरेलू जो है या ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी है, इट कैन लीड टू क्या करेगी, वो राइज करेगी इन्फ्लेशन को. दैट इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दैट, यानी कि दोनों ही जो है वो क्या है, ऑप्शन राइट है, सी इज द राइट आंसर गाइस. यानी कि RBI का जो प्राइमरी फैक्टर है वो क्या है, रिटेल इन्फ्लेशन में, वाइल, जबकि जो है देखो RBI प्राइमरी फैक्टर इन रिटेल इन्फ्लेशन वाइल मेकिंग इट्स बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ए ब्रॉड बेस्ड डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी शुड इम्प्रूव एग्रीगेट डिमांड posing an upside risk to inflation. On the other hand, फेवरेबल बेस इफेक्ट एप्रिशिएटिंग रूपी, एप्रिशिएट करता है रूपी को, फेवरेबल बेस इफेक्ट अगर है, एंड एनी रिस्क ऑफ सेकेंड और थर्ड वेव ऑफ कोविड लेड स्लो डाउन विल बी ए टेल विन फॉर CPI इन्फ्लेशन. दैट्स ऑल अबाउट ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी एंड मॉनेटरी पॉलिसी बाई मंथली टू RBI प्राइमरीली फैक्टर इन रिटेल इन्फ्लेशन. तो बहुत लंबा हो गया यार सेशन. देखो कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूनियन बजट कैन मेक important decisions and change in tariff structure of GST. The GST law also provide for the creation of a consumer welfare fund wherein undue benefits made by business under the GST law have to be deposited in case it cannot be passed on to the identified recipient. Which of the above statements is correct? B, यानी कि 2 is right answer, first is wrong, because union budget can not make important decision and change in tariff structure of GSTs because ये काम GST council का है. GST Council, the governing body of the implementation of the GST rules in India, it is tasked with the duties to make important decisions and change in GSTs. The GST Council is authorized to determine the ratio of tax applicable under the GST models, tax exemptions rule, the due date of submitting GST forms, tax related laws or deadlines, and special exemption for some states of India. Teaser loans, sometimes seen news is the direct question is loan which charge लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स आफ्टर विच द रेट्स आर इंक्रीज, यानी कि जो लोन है जो चार्ज किए जाते हैं लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे कुछ पहले कुछ सालों में, आफ्टर विच द रेट्स आर इंक्रीज, उसके बाद क्या होता है उनका रेट्स ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाता है, इंक्रीज हो जाता है. तो यही है कि विच कंपेरेटिव लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स विच द रेट्स आर इंक्रीज अबाउट टीजर लोन्स. तो गाइज यहाँ पे हमने कंप्लीट किया, ये सेशन काफ़ी लंबा हो गया. थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट थोड़ा सा करिएगा यार, थोड़ा सा तो यार करिए, कर ही सकते हो यार, यूट्यूब है ये, अपने यहाँ तो कुछ जान ही रहे, तो कुछ जाएगा तो नहीं लाइक एंड सब्सक्राइब करने, बाकी का आपकी मर्जी है, बट देखिएगा और करते रहिएगा और बने रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू एंड थैंक यू ऑल.